नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अनिल कुमार यादव आप लोगों के बीच में उड़ान द फ्लाई चैनल के माध्यम से बीए थर्ड ईयर के विद्यार्थियों के विशेष मांग पे कि कोरोना काल में स्कूल यूनिवर्सिटी बंद होने की वजह से जो उनका सिलेबस कवर नहीं हो पा रहा था, तो उनके विचारों को ध्यान में रखते हुए ये प्रयास किया गया है उड़ान द फ्लाई के माध्यम से, चैनल के माध्यम से। और ये आपके सामने आज बीए थर्ड ईयर के सिलेबस पे चर्चा करने जा रहा हूँ। और वो मैं आपको बीए थर्ड ईयर का जो मध्यकालीन इतिहास के जो छात्र हैं उनके लिए उनका जो आज जो तीसरा पेपर है मैं उनके विषय में बता रहा हूँ। तीसरा पेपर में है जो आपके यूनिवर्सिटी पे सिलेबस दिया हुआ है, उसमें है भारत में स्वतंत्रता आंदोलन 1857 से 1950। ये है तीसरा पेपर आपके मेडोल जो मध्यकालीन के छात्र हैं उनके लिए है। इसमें आज हम चर्चा करेंगे कि इसमें पढ़ना क्या क्या है हमारे छात्रों को, जो ये छात्र हैं उनके लिए क्या क्या ज़रूरी है और वो क्या क्या पढ़ेंगे और उस सिलेबस पे हम एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो ये जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है वो आधुनिक भारत का सामाजिक और आर्थिक इतिहास दिया हुआ है। इसको हम ये थोड़ा प्रिंट गलत हुआ है, ये जबकि ये है कि भारत में आधुनिक जो ये है तो हम बता देते हैं विद्यार्थियों को कि इसको आप सही कर लीजिएगा। ये है भारत में स्वतंत्रता आंदोलन 1857 से 1950। और ये लिखा हुआ है जो आधुनिक इतिहास, वह आधुनिक इतिहास के विद्यार्थी नहीं हैं, मध्यकालीन इतिहास के विद्यार्थियों के लिए सिलेबस है। तो इसमें हम चर्चा कर रहे हैं कि जो सिलेबस जो प्रथम इकाई है, जो इसकी जो पहली इकाई है उस पर हम चर्चा कर लें। उस पर ये है कि ये जो पहली इकाई यूनिट है उसमें यह है कि भारत का स्वतंत्रता आंदोलन की पृष्ठभूमि 1885 तक। इसमें हमको पहला जो टॉपिक है, जो पहला बिंदु है, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य बताना है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का। और इसमें ये चीज़ है कि जो राष्ट्र और राष्ट्रवाद के तात्पर्य, राष्ट्र क्या है और राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्र क्या है, राष्ट्रवाद क्या है, इसके तात्पर्य तथा राष्ट्रवाद के विभिन्न सिद्धांत। जो राष्ट्रवाद है वो राष्ट्र कैसे, किसी राष्ट्र में राष्ट्रवाद कैसे फैलता है, उसके सिद्धांत क्या होते हैं, इसको पढ़ना है। और भारत में राष्ट्रवाद का जो इतिहास लेखन है वो किस प्रकार से, इस पे चर्चा करनी है। जो इसमें हमारा दूसरा जो बिंदु, जो फर्स्ट यूनिट का जो दूसरा पॉइंट है वो है भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद। भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद, इसमें हम लोगों को ये देखना है कि भारत में जो ब्रिटिश जो उपनिवेश स्थापित होता है और वो जो साम्राज्यवाद के रूप में अपने को फैलाता है उसके बारे में पढ़ना है। इसमें हम लोगों को देखना है कि इसका जो ब्रिटिश साम्राज्य है उसका विस्तार कैसे होता है, उसकी प्रशासनिक एवं संवैधानिक संरचना के बारे में पढ़ना है, जो 1765 से लेकर 1856 तक है। और भारत में 1857 से पूर्व जो नागरिक आंदोलनों तथा सैनिक विद्रोहों का है के बारे में जो एक सर्वेक्षण करना है, उसका अध्ययन करना है। इसमें जो तीसरा पॉइंट है वो है 1857 का विद्रोह, उसके बारे में पढ़ना है। 1857 के विद्रोह के बारे में पढ़ना है। दीर्घकालीन एवं तत्कालीन कारण, अगर 1857 का विद्रोह हो रहा है तो उसका दीर्घकालीन कारण क्या है और उसके तत्कालीन कारण क्या है। विद्रोह का जो गति क्रम है उसके बारे में भी पढ़ना है कि किस प्रकार से विद्रोह अपनी गति को पकड़ता है, उसका क्रम क्या रहता है, इन सारे चीज़ों पर चर्चा करनी है। विद्रोह का नेतृत्व, विद्रोह जो हो रहा है 1857 का विद्रोह जो अंग्रेजों के खिलाफ हो रहा है, उसके नेतृत्वकर्ता कौन हैं, क्यों नेतृत्व कर रहे हैं, किस प्रकार का उनका नेतृत्व रह रहा है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। जन प्रतिभाग तथा स्वरूप,
तो इसमें एक चीज़ और देखना है कि इसके जो जनता की प्रतिभागिता कितनी है और उसका स्वरूप क्या है। यानी कुल मिला के हम लोगों को इस पॉइंट में जो तीसरा व्यू है उसमें यह देखना है कि 1857 के विद्रोह का कारण क्या रहा है, उसके विद्रोह का क्रम कैसे रहा है, उसका परिणाम क्या हुआ और उसका स्वरूप कैसे रहा है और किस प्रकार से वो विद्रोह होता है। जो चौथा पॉइंट है इसमें विद्रोह का उत्तरवर्त, यानी ये जो विद्रोह के उत्तरवर्त, विद्रोह से पहले क्या स्थितियां रहती हैं और प्राय 1900 तक का ये चीज़ों को बतानी है कि 1900 के कालक्रम को बताना है। इसमें हम लोगों को संवैधानिक एवं प्रशासनिक परिवर्तन कैसे हुए तथा भारतीय रियासतों के प्रति ब्रिटिशों की नीति क्या रही, क्योंकि जो 1857 का विद्रोह हो रहा है वो रियासतों के द्वारा भी किया जा रहा है और ब्रिटिश सामाजिक एवं आर्थिक नीतियों की प्रमुख विशेषताओं को भी बताना है कि इस काल में ब्रिटिश सामाजिक और आर्थिक नीतियों पे किस तरह काम कर रहे थे, उनकी विशेषताओं को बताना है। जो पांचवा है, इसमें जो 5 पॉइंट हैं और लास्ट पॉइंट है फर्स्ट यूनिट का, उसमें नवीन धारणाएं। नवीन धारणाएं क्या हैं? ये नवीन धारणाएं जो 1857 से 1914 तक के बीच का है, इसको पढ़ना है। इसमें मध्यम वर्ग, नव अभिजनों का उदय, हिंदुओं एवं मुस्लिमों में धार्मिक एवं सामाजिक सुधार की प्रवृत्तियां, पिछड़े वर्गों का सामाजिक आंदोलन, यानी ये जो धारणाएं कैसे उभर के आ रही हैं इस बीच में हमारे सामने। जो मध्यम वर्ग है भारत में, जो नव अभिजनों का वर्ग है उसमें कैसे उदय हो रहा है, हिंदू मुसलमान में धार्मिक एवं सामाजिक सुधार की क्या प्रवृत्तियां आ रही हैं, इस पे चर्चा होनी है। तथा पिछड़ा वर्ग, जो समाज का पिछड़ा तबका है, वो सामाजिक आंदोलन कैसे उनमें हो रहा है, उनमें चेतना कैसे जाग रही है, इनके बारे में चर्चा होनी है। ये रहा हमारा फर्स्ट यूनिट। दूसरी यूनिट में हम आते हैं और ये दूसरी यूनिट का जो चर्चा होने जा रही है उसमें ये दूसरी यूनिट में भारतीय राष्ट्रीय जो दूसरी यूनिट है, राष्ट्रीय उभयोत्थान का उत्कर्ष 1885 से 1914 तक के चीज़ों का वर्णन करना है, कालक्रम घटनाक्रमों का वर्णन करना है। इसमें जो प्रथम बिंदु है, फर्स्ट बिंदु है, उसमें राष्ट्रवाद का उदय। इसमें राष्ट्रवाद, हमने ऊपर फर्स्ट यूनिट में भी राष्ट्र और राष्ट्रवाद शब्द को देखा था, लेकिन यहाँ राष्ट्रवाद का उदय कैसे हो रहा है और ये उदय भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय के कारणों का विहंगम जो वृत्त है उसको बताने का प्रयास किया जाएगा। यानी कारण इसमें यह है कि जो राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवाद कैसे उदित हुआ और भारत में वो राष्ट्रवाद कैसे आया, उसके पूरे जो पूरे घटनाक्रम है उस पर चर्चा करनी है। यहाँ पे ये चीज समझ लेना है। सामाजिक एवं वृत्तिक संगठनों की गतिविधियां, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्भव, ये चीज बहुत विशेष ध्यान देना है क्योंकि ये जो हमारा सिलेबस है विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये जितने भी आपकी प्रतियोगी परीक्षाएं होने जा रही हैं, हो रही हैं, चाहे आप यूपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे यूपीपीसीएस का एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे किसी भी प्रांतीय परीक्षाओं को देंगे, जो भी परीक्षाएं हो रही हैं उसमें सब इसमें से क्वेश्चन आते हैं, विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए इस चीज़ों को जानना जरूरी है क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन हो रहा है, उदय हो रहा है, वो आपके इसमें आ रहा है। राष्ट्रवाद का जो उदय हो रहा है, किसी राष्ट्र में राष्ट्रवाद कैसे आता है और भारत में राष्ट्रवाद कैसे आ रहा है, इन सब चीज़ों का वर्णन करना है। दूसरा जो पॉइंट है उसमें यह है कि उदारवादी एवं युत राष्ट्रवाद। युत राष्ट्रवाद का मतलब ये होता है कि जो जिस तरह क्रांतिकारी जो हम जिनको कहते हैं क्रांतिकारी, इनके बारे में होता है कि जो क्रांतिकारी लोग जो अपने राष्ट्र के प्रति जो आंदोलन करते हैं उनको कह लेते हैं। तो इसमें कई प्रकार के हैं। जो उदारवादी हैं उनमें उदारवादियों का की जो नरमपंथी हैं उनकी विचारधारा एवं कार्यक्रम है। ये मिलिटेंट, जैसे अंग्रेजी में मिलिटेंट लिखा हुआ है, ये होते हैं क्रांतिकारी कह लीजिए, आतंकवादी कहना सही नहीं होगा। ये क्रांतिकारी जो होते हैं ये चीज़ें होंगी। राष्ट्रवाद के विकास में इनका के कारण क्या थे? चरमपंथियों का, यानी गर्मपंथी जो कांग्रेस का जब धड़ा जो अलग होता है
तो एक नरमपंथी एक गर्मपंथी जो तेज विचारधाराओं को गति दे रहे हैं, उनके कार्यक्रमों को पढ़ना है कि कैसे ये लोग राष्ट्रवाद के उदय में अपना योगदान दे रहे हैं और किस प्रकार देश के लिए काम कर रहे हैं। और जो तीसरा पॉइंट है सांप्रदायिक विभाजन, 1890 के दशक से हम देख रहे हैं ये सांप्रदायिक विभाजन का दौर कि संप्रदायवादी प्रवृत्तियां एवं विवाद, खास करके भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना का कार्यक्रम जो हो रहा है इसी काल में हो रहा है, ये चीज़ देखना है। और चौथा जो पॉइंट है ब्रिटिश प्रत्युत्तर, बंगाल भंग हम देख रहे हैं इसमें, तथा अन्य राष्ट्रवाद विरोधी उपाय के बारे में पढ़ना है। और इसी समय हम देख रहे हैं कि ब्रिटिश द्वारा कई सारे इनको आंदोलनों को दबाने के लिए कई सारे काम किए जा रहे हैं, जैसे कई सारे अधिनियम लाए जा रहे हैं, जैसे भारत परिषद अधिनियम 1909, इसके उद्देश्य क्या थे, लाने के पीछे प्रावधान क्या थे, तथा उनके आने से जो राष्ट्रवादी जो प्रत्यालोचना हुई वो कैसे हो रहा है, इसके बारे में पढ़ना है। क्योंकि 1909 में प्रथम बार मुस्लिम और हिंदू के बीच में एक विवाद लाने का कार्य किया गया, तो ये इस दृष्टिकोण से बड़ा ही महत्वपूर्ण है। जो इसमें पांचवा है कि राष्ट्रवाद की प्रगति स्वदेशी बंग भंग विरोधी आंदोलनों की पृष्ठभूमि एवं गतिक्रम, ये दो चीज देना है कि स्वदेशी आंदोलन किस प्रकार से प्रगति कर रहा है, बंग भंग जो बंगाल विभाजन हो रहा है उसके बंग भंग ये आंदोलन हो रहा है तो किस प्रकार इसका प्रभाव पड़ रहा है, और विरोध में जो आंदोलन हो रहा है वो कितना प्रभावशाली हो रहा है, इनका गतिक्रम क्या है, पृष्ठभूमि क्या है। और इसी के समय में सूरत विहंगम विग्रह जो है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और इसमें जो तीसरा पॉइंट बन रहा है पांचवें बिंदु में, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर उसका प्रभाव और कृषकों का असंतोष कैसे उदय हो रहा है, इस पे चर्चाएं करनी है। और ये जो आगे इसमें है कि भारत में एवं उसके बाहर क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का विस्तार एवं विकास। एक चीज विशेष करके देखना है कि जो भारत का राष्ट्रीय आंदोलन था वो सिर्फ भारत से नहीं संचालित हो रहा था। भारत में जो राष्ट्रवाद उदय हो रहा था वो सिर्फ भारत से नहीं उदय हो रहा था, बल्कि भारत की सरजमी से बाहर से भी राष्ट्रवाद उदय हो रहा था। जैसे आपने गदर आंदोलन के बारे में सुना होगा, जो अमेरिका से संचालित हो रहा था, उसकी शाखाएं कई राष्ट्रों में फैली हुई थी, ये सारी चीज थी। अब आते हैं हम तीसरी यूनिट पे, इसमें है कि राष्ट्रवाद का अग्रगमन 1914 से 1935 तक। अब आते हैं हम इस पे, राष्ट्रवाद का अग्रगमन। चलिए, ये 1914 से लेकर 1935 तक के बारे में हम पढ़ेंगे कि इस समय राष्ट्रवाद का जो कार्यक्रम चल रहा है इसमें क्या क्या चीज़ें की जा रही हैं ब्रिटिश सरकार द्वारा और भारतीयों द्वारा कैसे एक वो हो रहा है, इसके बारे में है। प्रथम इसमें है कि प्रथम विश्व युद्ध की अवधि में राष्ट्रीय आंदोलन, आप देख रहे हैं कि जो प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो रहा है, ये इस समय भारत पे के राष्ट्रीय आंदोलन पर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, और इस समय राष्ट्रीय आंदोलन जो भारत में चल रहा है उसमें क्या क्या गतिविधियां हो रही हैं, क्या क्या आंदोलन में नए मूवमेंट आ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि इसमें एक होम रूल आंदोलन चल रहा है जो आगे चल के बड़ा एनी बेसेंट के नेतृत्व में बाद में जुड़ते हैं लोग इसमें। कांग्रेस लीग, और कांग्रेस लीग में जो एक समझौता होता है, गांधी का आगमन होता है जो सबसे महत्वपूर्ण है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, गांधी का भारत में आगमन दक्षिण अफ्रीका से। और ये उसके बाद जो इसका प्रारंभिक अभियान है, गांधी ने जो अपने प्रारंभिक आंदोलन छेड़ते हैं चंपारण से लेके, ये इन चीज़ों का इसमें वर्णन करना है। और दूसरा जो बिंदु है उसमें है संवैधानिक परिवर्तन तथा राष्ट्रीय आगठन। संवैधानिक परिवर्तन इस काल में जो ये पीरियड है, इस समय में एक सबसे बड़ा परिवर्तन है कि संवैधानिक गतिविधियों को लागू किया जा रहा है भारत में। जैसे भारत सरकार अधिनियम लाया जाता है, आपने देखा कि 1857 के विद्रोह के बाद भारत में एक सत्ता का परिवर्तन किया जाता है। अब उसमें चीज़ों को देखा जाता है कि कैसे वायसराय के पद को नियुक्त किया जाता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। और भारत का जो सरकार अधिनियम 1919 लाई जाती है, इसकी पृष्ठभूमि एवं प्रावधान तथा उनकी राष्ट्रवादी परिलोचना, ये जब 1919 का अधिनियम लागू किया जा रहा है तो उस पर क्या गतिविधियां आती हैं, उसमें पृष्ठभूमि क्या रहती है, उसका प्रावधान क्या रहता है, और राष्ट्रवाद जो राष्ट्र के यहाँ के लोगों का है
प्रतिक्रिया क्या उसके प्रति रहती है, इसके बारे में पढ़ना है हमको। इसी बीच में हम देख रहे हैं खिलाफत आंदोलन आ रहा है, असहयोग आंदोलन आ रहा है, इसकी पृष्ठभूमि एवं गतिविधियों को चर्चा करेंगे जो आगे विस्तृत रूप से की जाएगी। तो ये तीसरा पॉइंट, असहयोग आंदोलन का उत्तरवर्त, यानी असहयोग आंदोलन के जो पहले के गतिविधियां हैं, ये सारी चीजें हैं, उत्तरवर्त के हैं। स्वराज पार्टी बन रही है, सांप्रदायिकता आगठन के कारण बन रहे हैं, गांधी का रचनात्मक कार्यक्रमों की शुरुआत हो रही है एवं सामाजिक आंदोलन की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू की जा रही है। गांधी के द्वारा जो संरचनात्मक कार्य जो गांधी कहे जाते हैं इस पीरियड में देखने को मिल रहा है। सविनय अयोग्य आंदोलन गांधी द्वारा शुरू किया जाता है, जो साइमन कमीशन का विरोध होता है। फिर उसके पास नेहरू रिपोर्ट, गोलमेज सम्मेलन सविनय अयोग्य आंदोलन की पृष्ठभूमि को तैयार करती है, उसकी गतिविधियां बताती है। और पूना सहमति जो गांधी अंबेडकर के बीच में किया जा रहा है, इस पे चर्चाएं करनी है तीसरी यूनिट में। और जो इसमें पांचवा है, नवीन प्रवृत्तियां 1919 से, माने जो भारत सरकार अधिनियम 1919 लागू किया जा रहा है, उसके बाद क्या परिवर्तन हो रहे हैं, नवीन क्या हो रहा है, वो देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखने को है, उसी पर चर्चा करनी है। जैसे कृषक के बारे में क्या हो रहा है, श्रमिकों का आंदोलन कैसे हो रहा है, एवं वाम जो क्रांतिकारी आंदोलन, जो वामपंथी आंदोलन है, उनका विकास कैसे हो रहा है, उनकी भूमिका क्या रही आंदोलन में, और क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का पुनरुत्थान तथा राष्ट्रीय आंदोलन में उसका स्थान, क्रांतिकारी जो राष्ट्रवाद है उसका विस्तार कैसे मिल रहा है, यहाँ पे इसका चर्चा यहाँ पे करनी है। अब हम आते हैं जो इसका चौथी यूनिट है। चौथी यूनिट में साम्राज्य का प्रतिगमन 1935 से लेकर 1947, ये साम्राज्य का प्रतिगमन, और 1934 से लेके 1935 से लेकर 47 तक का ये है। इसमें जो पहला पॉइंट है वो ये है कि जो नए संवैधानिक विन्यास जो रखे जा रहे हैं उनका विकास जो कैसे हो रहा है। जैसे इसमें प्रथम आता है भारत सरकार अधिनियम, क्योंकि वो भारत सरकार अधिनियम 1919 का विरोध इतना हुआ था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसमें सुधार करने के लिए जो अधिनियम लाई, भारत सरकार 1935 का अधिनियम लाई, उसमें कुछ प्रावधान किए। और ये कहा भी जाता है कि जो भारत अधिनियम लागू किया गया, जो भारत का संविधान लागू किया गया, तो इसमें से अधिकांश बातों को भारतीय संविधान में रखा गया, तो इसको लाया गया, इसको हम लोग पढ़ेंगे। और इस पे जो ये जब अधिनियम लाया गया तो भारत के राष्ट्रवादी लोगों की क्या प्रक्रिया रही उसको पढ़ना है, कार्य संचालन में उसकी समीक्षा करना है, और रियासतों के प्रति ब्रिटिश नीति की विशेषताओं और उनके उद्देश्य 1919 से लेकर 1947 तक के बारे में पढ़ना है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 लागू हो रहा है और भारत 1947 में आज़ाद हो रहा है, तब तक भारतीय रियासतों के प्रति ब्रिटिश सरकार की नीति क्या रहती है, इसके बारे में ही पढ़ना है इस प्रथम बिंदु में। जो इसका दूसरा बिंदु है विश्व संघर्ष का आगमन, ये द्वितीय विश्व युद्ध के चरण की बात हो रही है। 1935 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय मंत्रिमंडलों का जो गठन हो रहा है, उनके कृतित्वों का माने उनके कार्यों का वर्णन किया करना है। और इसी में एक है कि प्रांतीय मंत्रिमंडलों से जो त्याग पत्र प्रत्याग किया जा रहा है और राष्ट्रीय आंदोलन को जो गति दी जा रही है उसके बारे में चर्चा करनी है। तथा इसमें ब्रिटिश राजनीति उपक्रम 1939 से 42 तक के कार्यक्रमों को इसमें वर्णन करना है। बड़ी ही महत्वपूर्ण दृष्टि, ये संवैधानिक दृष्टि से ये पॉइंट ये यूनिट बड़ी ही महत्वपूर्ण है। और ये इसमें देखना है, जो इसमें तीसरा पॉइंट है, ये एक अलग बिंदु है। ये बिंदु ये है कि राजनीतिक विसम्मति कैसे हो रही है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में। आपने कई चीज़ों को देखा है, ये विसम्मतियां कैसे पैदा हो रही है। जैसे मुस्लिम लीग की नीतियां, क्योंकि हम देख रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदय हो रहा है और बाद में मुस्लिम लीग का उदय हो रहा है, और दोनों में विभेद कैसे हो रहा है, इसकी चर्चाएं यहाँ पे हम देखेंगे और करेंगे। 1928 से लेकर 1945 तक के घटनाक्रम को देखेंगे। ये सारी चीज़ें इसमें चर्चा करेंगे, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के संबंधों के बारे में ही बताने का प्रयास किया जाएगा। और जो इसमें एक और पॉइंट बन रहा है वो है 1942 से ब्रिटिश नीतियों एवं कार्यक्रम के प्रति डॉक्टर अंबेडकर एवं साम्यवादी दलों का दृष्टिकोण। अब इसमें एक देखना यह है कि भारत में कई सारे विचार उदय हो रहे हैं। जैसे डॉक्टर अंबेडकर
के जो एक दलित संगठनों के बारे में चर्चा हो रही है और साम्यवादी दलों का उदय हो रहा है, बहुत तेजी से विकास हो रहा है। कांग्रेस के अंदर भी जो साम्यवादी हैं वो भी निकल रहे हैं और राष्ट्रीय आंदोलन में आ रहे हैं। खास करके 42 के आंदोलन के समय हम देखते हैं कि जब 42 का आंदोलन होता है तो ये साम्यवादी आंदोलन बड़ी तेजी से निकल के सामने आता है। जो अब चौथी जो पॉइंट है इसका, द्वितीय विश्व युद्ध की अवधि में राष्ट्रवादी प्रत्ययन 1942 से लेकर 1945 तक जो द्वितीय विश्व युद्ध का काल चल रहा था, पूरा विश्व एक वर्ल्ड वार के में जूझ रहा था, उस समय क्या हो रहा है भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसकी दिशा क्या है, भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन हो रहा है उसमें कैसे मूवमेंट को गति दी जा रही है। हम देखते हैं कि इसी काल में भारत में जो एक आंदोलन चल रहा है भारत का 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, जो कहा जाता है कि अंग्रेजों की नींव हिलाने का काम किया था 1942 में, वो ये आंदोलन जिसके नेतृत्वकर्ता गांधी जी थे, उसकी आंदोलन की पृष्ठभूमि देखना है, गतिक्रम देखना है और इसका निष्पादन देखना है। और ये सुभाष चंद्र बोस के बारे में भी एक चर्चा है कि जो सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था, उसका भी उदय इसी काल में हो रहा है। तो उनकी गतिविधियां एवं भूमिकाओं का भी चर्चा इसी में करना है, इसी पैरे में करना है। जो इसका पांचवा बिंदु है वह है सत्ता हस्तांतरण का पदार्पण। अब सवाल ये रहा कि 1942 के आंदोलन ने अंग्रेजों को यह सिद्ध कर दिया था कि अब भारतीयों के ऊपर अपना शासन सत्ता चलाना बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि यह आंदोलन स्वतः स्फूर्त आंदोलन भी कहा गया था, जिसमें आम जनता की सहभागिता इतनी बढ़ गई थी कि लोगों को, अब अंग्रेजों को लग गया था कि अब भारत के जनमानस, जो पूरा जनमानस है, अब हमारी नीतियों के खिलाफ जग गया है। ऐसे में अब उनके ऊपर सत्ता संचालित करना संभव नहीं है, इसलिए अब सत्ता हस्तांतरण की बात होने लगी है। तो इसमें जो प्रथम जो कार्यक्रम हो रहा है वो शिमला सम्मेलन हो रहा है। कांग्रेस और लीग का जो मतभेद है, जो ऊपर हमने चर्चा किया कि ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग की नीतियों को हम चर्चा करेंगे, तो इस पॉइंट में विस्तृत इनके मतभेदों की चर्चा होगी। भारत में कैबिनेट मिशन आप जो भेजा जा रहा है, एक उनकी जो 1942 में भेजा जा रहा है उनके ऊपर चर्चा किया जाएगा। आंतरिक सरकार का जो गठन हो रहा है, चुनाव हो रहा है, उसके ऊपर चर्चा किया जाएगा। ब्रिटिश शासन विरोधी आंदोलन, और इस समय ब्रिटिश शासन में क्या विरोधी आंदोलन चल रहे हैं, इन पे हम चर्चा करेंगे। और ब्रिटिश आंदोलनों के समय सांप्रदायिकता उपक्रम क्या है, जैसे सांप्रदायिकवाद का कैसे उदय हो रहा है, इस पे भी चर्चा होनी है। भारत से प्रस्थान के बाद ब्रिटिशों का निर्णय के कारण क्या रहे, ब्रिटिश जब भारत से जाने लगे तो उन्होंने क्यों निर्णय लिया और उसका परिणाम क्या बड़ा, कारण क्या थे, ये सारी चीज़ों का चर्चा करेंगे। जो पांचवी यूनिट है, अब ये बड़ी महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि अब भारत क्या हो गया है, यहाँ पे आज़ाद हो गया है, भारत आज़ाद हो गया है। और ये आज़ाद हो गया है, भारत आज़ाद तो हो गया है, लेकिन संवैधानिक गतिविधियों को लागू नहीं किया गया है, एक संविधान नहीं बनाया गया है। और इस बीच में तमाम कार्यक्रम चल रहे हैं, सामाजिक कार्यक्रम भी चल रहे हैं, राजनीतिक कार्यक्रम भी चल रहे हैं और संविधान निर्माण करने के लिए भी कार्यक्रम चल रहे हैं, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं इसमें। तो जो इसमें एक पॉइंट है, इसमें जो आप पॉइंट देख रहे हैं उसमें ये पहला पॉइंट इनका ये है कि स्वाधीनता का आगमन, माउंटबेटन योजना। इसमें जब स्वाधीनता के जो भारत में जो आंदोलन चल रहा था उसके बाद जो क्या गतिविधियां हो रही है, भारत आज़ाद हो रहा है, उसके बाद माउंटबेटन आते हैं और आप देखते हैं कि माउंटबेटन योजना के ही तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन होता है, जिसको आगे में विभाजन को उत्तरदायी कारणों के रूप में हम बाद में विश्लेषण और सर्वेक्षण करेंगे। स्वतंत्रता की ये जो भारतीय उपमहाद्वीप में जो विभाजन हो रहा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस दृष्टिकोण से यानी कहा जाए कि ये भारत का विभाजन, भारत और पाकिस्तान का विभाजन की चीज़ों को इसमें हम चर्चा करनी है, इसमें करेंगे। और जो इसमें अगला पॉइंट है कि जो संवैधानिक विकास हो रहा है, प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण और संवैधानिक विकास, भारत के आज़ाद होने के बाद अब जो सरकार बन रही है, जो नीतियां लागू की जा रही हैं, उनमें प्रशासनिक शुद्धिकरण कैसे किया जा रहा है और संवैधानिक विकास कैसे हो रहा है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तथा जो भारत में कई सारी जो देसी रियासतें थी उनको किस प्रकार से संगठित किया जा रहा है, भारत में विलय किया जा रहा है, इसकी चर्चा होगी। क्योंकि कहा जाता है कि इसके कार्य, इस जो विलय का कार्य था
वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपा गया था, तो इस पे चर्चा होगी। और जो एक भारत में कैसे नियम कानून लागू हो गए, कैसे संविधान बनेगा, उनके कृत्यों और कार्यों पे भी चर्चा होगी। ये सारी चीज़ों को संवैधानिक सभा में किस तरह संविधान बनाने के लिए कार्य किए गए, किन किन लोगों ने इस पे कार्य किया, कहाँ कहाँ से संविधान में क्या क्या चीज़ें ली गई, किस किस बिंदु को अपनाया गया, इस पर चर्चा होनी है। और जो 1950 में संविधान बना, तो उस संविधान की विशेषता क्या रही, कैसे संविधान निर्माण किया गया और कहाँ कहाँ से क्या चीज़ें ली गई, इसकी चर्चा इसमें की गई कि करेंगे हम। जो इसमें लास्ट पॉइंट है वो है आर्थिक परिदृश्य। ये है जो इसमें पॉइंट है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड पॉइंट जो बन रहा है आर्थिक परिदृश्य। ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का जो आर्थिक प्रभाव जो पड़ा था भारत में, उसका एक हम अवलोकन करेंगे। और ये 1909 से लेकर 1947 तक का वो रहेगा। और स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था तथा सरकार की आर्थिक नीतियाँ की हम चर्चा करेंगे कि 1947 के जो स्वतंत्रता का समय था, उसके बाद भारत की अर्थव्यवस्था को क्या समस्याएं थी, चुनौतियां थीं, और सरकार उसके लिए क्या आर्थिक नीति बना रही है, इस पे हम एक चर्चा करेंगे इस बिंदु पे। और ये इसमें जो चौथा पॉइंट है वो है सामाजिक संदर्भ। अब भारत में जो सामाजिक स्थिति क्या है, जो उसका संदर्भ क्या है, इस पे एक बात हो रही है कि दलितों, अन्य पिछड़ों, महिलाओं के विशेष संदर्भ में सामाजिक परिस्थितियों की समीक्षा करने का जो प्रयास किया गया है इस सिलेबस में, इसमें चर्चा करनी है कि दलितों की स्थिति क्या रही और पिछड़ों के लिए क्या स्थिति थी, महिलाओं को किस तरह से अधिकार दिए गए और उनकी सामाजिक परिस्थितियों को की कैसी रही, किस प्रकार से उनको सामाजिक अधिकार दिए जा रहे थे, इन सब सारी चीज़ों की चर्चा किया जाएगा। इसमें 1900 से लेकर 1947 तक, यानी कहने का मतलब ये कि ये सीधे आप आ रहे हैं कि भारत में जब जो ब्रिटिश सत्ता अपनी संवैधानिक गतिविधियां लागू करना शुरू की, तो उसने महिलाओं के प्रति, दलितों के प्रति और जो पिछड़े हैं उनके प्रति क्या नीतियां लागू की आज़ादी के समय तक, उसकी समीक्षा करनी है। सरकार की सामाजिक नीतियां, अब सरकार का कहने का मतलब कि भारत जब 1947 में आज़ाद हो गया, उसके बाद जो हमारी सरकार बन रही है उसकी क्या नीति रह रही है, ये दोनों का अध्ययन करना है। और तुलनात्मक अध्ययन भी हम लास्ट में करेंगे इसी पॉइंट में। चलिए, और 11वां जो इसका 5वां पॉइंट है, इसमें 11 दिया हुआ है, आप इसका पुनरावलोकन करेंगे। और इसमें पुनरावलोकन में हम ये देखेंगे स्वतंत्रता आंदोलन के आदर्श कौन कौन रहे, जिससे हमारा स्वतंत्रता आंदोलन की गतिविधियां चली, एवं उसके मूल्यों को पढ़ेंगे। उसमें खास करके कुछ पर्सनालिटी हैं जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद, डॉक्टर अंबेडकर, इन सारे लोगों के क्या योगदान रहे हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में, इनके बारे में चर्चा करनी है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो हम लोगों ने सिलेबस का जो चर्चा किया, उस पर कुछ किताबों को कैसे देखेंगे, वो किताबें क्या हैं, तो मैं ऐसे ही आपको बता दे रहा हूँ कि ये चूँकि भारत का स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित किताब है, तो एक भारत के स्वतंत्रता आंदोलन पे बिपिन चंद्रा की किताब आती है, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाती है। और जो इसके कई सारी किताबें हैं, इसमें दूसरी किताब हैं, वो है आर देसाई की, जो भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि है, सुमित सरकार की किताब है, और शेखर बंदोपाध्याय की किताबें, सुमित सरकार, शेखर बंदोपाध्याय, आरसी दत्त, कई सारे लोगों की किताब है जो आपके सिलेबस में दिए हुई है। और ये आपको हम एक बार दिखा दें पूरी लिस्ट इसकी। ये देखिए सुमित सरकार की जो बुक है, ये सबसे जो महत्वपूर्ण बुकें हैं, सुमित सरकार की आधुनिक भारत की जो किताब है बहुत महत्वपूर्ण है। शेखर बंदोपाध्याय की किताब प्राची से विभाजन तक, ये बहुत महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों के लिए। और राम लखन शुक्ला जो आधुनिक भारत का इतिहास है, ये भी हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी आरसी मजूमदार की किताब ले सकते हैं। शेखर बंदोपाध्याय की किताब भी इंग्लिश में है, सुमित सरकार की भी किताब इंग्लिश में है, मंसूर हुसैन की भी किताब है। तो ये सारी लिस्ट दी हुई है आपके सिलेबस में
तो ये किताबों को आप लेके मुश्किल से 2 किताबों अगर ले लीजिए, बिपिन चंद्रा की किताब ले लीजिए, चाहे सुमित सरकार की किताब ले लीजिए, शेखर बंधु उपाध्याय की किताब ले लीजिए, राम लखन शुक्ला की किताब ले लीजिए, आप कोई भी किताबों को लेकर अध्ययन कर सकते हैं, पूरा सिलेबस आपका कवर होगा। और एक चीज़ विशेष दृष्टिकोण से मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप भविष्य में कभी तैयारी करेंगे आगे किसी प्रतियोगी परीक्षाओं की, तो ये सिलेबस आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप इसको बड़ी ही सावधानी से पढ़िए और बहुत मन लगा के पढ़िए। और यही चीज़ें हैं, ये रहा आज आपका सिलेबस। और पुनः हम वो मिलेंगे दोस्तों। और ये चीज़ें रही इसमें कि जो ये जिस माध्यम से हम लोग आए हैं इस कोरोना पीरियड में, आप लोगों से संवाद बहुत दिनों बाद हो रहा है। इस तरीके एक ही माध्यम है जुड़ने का कोरोना काल में, ऑनलाइन। तो हम लोग उड़ान द फ्लाई जो ये चैनल है, इसी के माध्यम से सभी जो आपके टीचर हैं उन्होंने एक प्रयास किया है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास किया गया, मुझसे भी निवेदन किया गया और मैं आप लोगों के मध्य आया, आज इस पे चर्चा किया। तो आप लोग इस चैनल को थोड़ा बढ़ाने का काम करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और लोगों को बताइए, जितने आपके साथी हों सभी लोगों के पास पहुँचे, ताकि वो दूर दरार अपने गाँव क्षेत्र में भी हों तो इस काल में वो पढ़ सकें। क्योंकि एक सिर्फ यही एक जरिया है ऑनलाइन माध्यम जिससे सारे छात्रों से जुड़ा जा सकता है। क्योंकि एक दूसरे से मिलना इसमें बड़ा ही मुश्किल का दौर है और मिल भी नहीं पाएंगे क्योंकि यूनिवर्सिटी खुल नहीं रही है। तो ऐसे में इस चैनल को बढ़ाइए और सब लोगों को बताइए, जितने आपके दोस्त मित्र हैं, एक दूसरे से इस बातों को पहुंचाइए। फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले टर्म में। नमस्कार, धन्यवाद।